तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का दूसरे अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में मैंने आप सभी को दूसरे अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया था, इसलिए प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को दूसरे अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने से पहले यदि आप कक्षा 12वीं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 50 में 50 नंबर 2022 एग्जाम में उठाना चाहते हैं हर विषय में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो इसके लिए ब्रिलियंट पब्लिकेशन ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जारी कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप खरीद सकते हैं। इसे खरीदने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि 11 वर्षों तक क्वेश्चन बैंक का इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये खास करके 2022 एग्जाम के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको आर्ट्स का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसे जल्द से जल्द अपने नज़दीकी स्टोर पे खरीदें और जब भी आपको समय मिले इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ें और एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स उठाएं। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? इस दौरान विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी? ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इसका उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे अपने कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भारत के 3 आम चुनाव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारत का जो 3 आम चुनाव हुआ था, पहला चुनाव कब हुआ था? तो पहला चुनाव हो गया था 1952 में। 52 में रिजल्ट आया था, तो इसलिए काउंट होता है 1952 में। ठीक है, यानी 1952 फिर हम 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5-5 वर्ष पे भारत में चुनाव होता है। तो 1952, 1957 और 1962 ये 3 आम चुनाव था। ठीक है, तो इन 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था? यानी कि कांग्रेस जो इतना ज़्यादा सीट लाया, ठीक है, इतना ज़्यादा सीट ला करके अपना प्रभुत्व जमाया, ठीक है, उसका क्या कारण था? पहले तो कारण बताना है और उसके बाद इस दौरान, ठीक है, जिस समय कांग्रेस सीट पे सीट ला रहा था, इस दौरान जो विपक्षी दल था उस विपक्षी दल का क्या भूमिका था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम पहले आपको समझा देते हैं। हालांकि मैंने आप सभी को लेक्चर के वीडियो में भी समझाया था, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। पहले देखिए हुआ क्या था कि हमारा जो देश है, देश अंग्रेज क्या किया था? तो हमारे देश को गुलाम कर लिया था। ठीक है, तो उस गुलाम जो हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था, उसको आज़ाद कराने में कितना पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था प्यारे बच्चों? तो 2 पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, वो दो पार्टी कौन सा था? तो सबसे पहला था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एक तो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ के लड़ रहा था और दूसरा पार्टी था मुस्लिम लीग। ठीक है, एक दूसरा पार्टी कौन सा था? मुस्लिम लीग। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान था, और उस पाकिस्तान में यह मुस्लिम लीग जो पार्टी था वो आपको चला गया। तो ये पार्टी का तो नामो निशान खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा कौन पार्टी? तो बच गया आपको कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब देखिए भारत के आज़ादी के लिए करता धरता पार्टी कांग्रेस था, इसलिए जाहिर सी बात है पूरे भारत देश में जितना भी जनता था उस समय कांग्रेस के प्रति बेहद ही ज़्यादा क्या था? तो बेहद ही ज़्यादा सम्मान था। ठीक है, वे लोग कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के कांग्रेस में भाग लिए थे। तो पहला कारण यह था कि आज़ादी का लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, तो इस कारण यह आपको जीता था। ठीक है, दूसरा कारण यह था कि जो कांग्रेस पार्टी था, इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। जैसे कौन? जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी बड़ी बड़ी क्रांतिकारी नेता थे। तो जिस कारण जनता कांग्रेस को और ज़्यादा पसंद किया। ठीक है, तो इस कारण कांग्रेस क्या किया? तो इस कारण कांग्रेस अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, प्रथम 3 आम चुनाव तक। और दिक्कत ये था और प्रभुत्व होने का कारण ये भी था कि देखिए जो प्रथम आम चुनाव था, उस आम चुनाव में प्यारे बच्चों जो छोटा मोटा जो पार्टी था, ठीक है, छोटा मोटा पार्टी कौन? जैसे पहला था समाजवादी पार्टी, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो ये और भारतीय जनसंघ पार्टी जो आज का बीजेपी है, जो ये जो देखिएगा जो खास करके जो चारों पार्टी है, सभी पार्टी जब चुनाव होता था तो अपना प्रतिनिधि अलग अलग उतारता था। यानी कि जनसंघ पार्टी ए को उतारा, स्वतंत्र पार्टी बी को उतारा और कम्युनिस्ट पार्टी सी को उतारा। तो जिसके कारण वोट और उस पर से देखिए कांग्रेस अपना डी उतार दिया, ठीक है। तो जिसके कारण डी क्या होता था कि ऑटोमेटिक कांग्रेस जो है वो जीत जाता था, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो अलग अलग उतरा है। तो कोई आदमी ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, ठीक है। लेकिन जब 3 आम चुनाव जो कांग्रेस इतना लगातार जीता कि जो छोटा मोटा जो पार्टी था, जो छोटा छोटा पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, स्वतंत्र पार्टी हो गया, भारतीय जनसंघ पार्टी हो गया, तब इन सभी ने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो मिल के लड़ेंगे और मिल के लड़ने के बाद चारों मिलकर के मात्र एक को ही उतारेंगे। तो तब जाकर के क्या हुआ, तो कांग्रेस का प्रभुत्व आपको समाप्त हुआ था। यानी कि कांग्रेस तो जीता था लेकिन सीट उसका कम आया था। तो इसका उत्तर आपका किस प्रकार हो जाएगा कि इस दौरान विपक्षी दलों की क्या स्थिति थी। तो प्यारे बच्चों, विपक्षी दल वो अलग अलग लड़ता था, यानी उसका प्रतिनिधित्व अलग अलग है लड़ता था, जिस कारण यह पार्टी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ठीक है, जिस कारण यह पार्टी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो जो भी विपक्षी दल था उसमें कोई मजबूत नेता नहीं था, जिस कारण कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी को आपको उत्तर में लिख देना है। उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उसे 1952 के पहले, 1957 के दूसरे और 1962 के तीसरे आम चुनावों में विशाल बहुमत मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मत मिला, ठीक है। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वह कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, ठीक है। उसका कारण भी हम बताए थे कि अलग अलग बेचारा लड़ता था, तो कहाँ से सत्ता में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम विरासत हासिल थी। ये देखिए क्या आपको बोला, यह बोला है स्वाधीनता संग्राम, यानी कि वही जो आज़ादी का जो लड़ाई लड़ा था, ठीक है। तो जिस कारण जो देशवासी कांग्रेस के प्रति भावुक न हुए थे, तो इसे विरासत में मिल गया था, ठीक है। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था, ठीक है। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीतिक के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे, जिसके कारण चुनाव में भारी जीत हासिल हुई, जिसे एक दलीय प्रभुत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक का मेरा उत्तर हो गया। अब यहाँ तक का उत्तर हमको लिखना है। इस दौरान विपक्षी दल इतनी कमजोर थी कि वह कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, क्योंकि विपक्षी दल अपना प्रतिनिधि अलग अलग उतारते थे, जिसके कारण कांग्रेस को अत्यधिक लाभ हुआ। इसके अलावा इस दौरान कांग्रेस में ऐसे प्रभावशाली नेता थे जिसके कारण विपक्षी दल और भी ज़्यादा क्या हो गए, तो और भी ज़्यादा प्यारे बच्चों कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। इसलिए हम दीर्घ का दूसरा प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न आपको कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों को लिखिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो भी पार्टी होता है सभी पार्टी का अपना सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत पे पार्टी कार्य करता है, ठीक है, और पार्टी जो है समाज का भला करता है। तो इसी में से देखिए जो आपका जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत क्या है आपको वह लिखना है, ठीक है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत हो गया कि कांग्रेस जो है वह कांग्रेस धर्मनिरपेक्षवाद है। क्या है, तो धर्मनिरपेक्षवाद, अर्थात इसका मतलब होता है कि कांग्रेस कहता है कि हम सभी धर्मों को लेकर के चलेंगे, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुस्लिम। हम क्या करेंगे, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हम सभी धर्मों का विकास करेंगे, कोई एक धर्म को लेकर के नहीं चलेंगे। तथा राज्य के कार्यों में धर्म का जहां हस्तक्षेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, तो मनाही करेंगे, ठीक है। और जो समाज में विविधता है उस विविधता को हम क्या करेंगे, तो एकता के सूत्र में बांधने का काम करेंगे। धर्म वर्ण को लेकर के नहीं चलना है, समाज के विकास को लेकर के चलना है, समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना है। विकास के लिए कोई जो जाति है वो जाति को हम बाधा नहीं बनाएंगे। ऐसा सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, तो प्यारे बच्चों कांग्रेस का सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, धर्मनिरपेक्षवाद अर्थात सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सद्भाव तथा राज्य के कार्यों में धर्म के हस्तक्षेप की मनाही, विविधता में एकता के सूत्र में आस्था रखता है। कौन, तो कांग्रेस, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसका जीता जागता सबूत भी है। बहुत सारा कांग्रेस ने ऐसा, देखिए कांग्रेस सब बोलता नहीं है,
कांग्रेस अपने धर्म में लिखता नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कांग्रेस करता भी। अब कांग्रेस क्या बोला कि हम सभी धर्मों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया था, सच्चाई यह है प्यारे बच्चों कि एक समय ऐसा आया था कि भारतीय समाज को विकास के लिए धर्म बाधा नहीं हो, इसके लिए खुद कांग्रेस की एक लीडर यानी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो प्यारे बच्चों इन्होंने मुस्लिम से आपका शादी किया था, ठीक है। अर्थात इंदिरा गांधी यह कहना चाहती थी कि हम भारत में सभी धर्मों को साथ लेकर के चलेंगे, सभी धर्मों का विकास करेंगे। हम सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा हम नहीं रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष धारा रखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य करना। यानी कि जो कांग्रेस है वह कहता है कि समाज में जो भी दुर्बल वर्ग है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, उसके हित में हम क्या करेंगे, तो हम क्या कार्य करेंगे। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उस मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम सम्मान करेंगे, ठीक है, या प्रशंसा करेंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जैसे प्यारे बच्चों देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं, तो सरकार है ना क्या करता है, सरकार जो है किसी निजी व्यक्ति से हाथ मिला करके वह कार्य करता है, जिससे जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जैसे बैंक में देखिएगा, स्टेट बैंक हो गया, ये भी मिश्रित है कि नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली में आस्था। कांग्रेस जो है वो संसदीय शासन प्रणाली में आस्था है ना रखता है, देश में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित करता है। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि हम बहुदलीय व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। यदि मान के चलिए, यदि देखिए बहुदलीय में क्या, बहुत सारा दल, यदि मान के चले कि भारत में सिर्फ कांग्रेस ही रहेगा, तो क्या पता कि आज के डेट में कांग्रेस का जो नेता है वो सही है, लेकिन जो भावी नेता होगा वो कैसा होगा, नहीं होगा, ये तो कोई देख नहीं आया है। इसलिए कांग्रेस कहता है कि हम बहुदलीय व्यवस्था को क्या करेंगे, तो सम्मान करेंगे, ठीक है। उसके बाद खुले व स्वच्छ चुनाव करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी। यानी जो प्रेस होता है, यानी जो रिपोर्टर होता है, उसका क्या रहेगा, तो खुली उसका छूट रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना। यानी नियोजन मतलब होता है कोई सीमा बांध देना, जैसे 5 वर्ष हो गया, ठीक है, जैसे मनरेगा का आप लोग सुने, आप लोग होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नियोजन के माध्यम से देश का जो सामाजिक कल्याण है वह कांग्रेस करता है, इसका यह सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति, ठीक है। अब देखिए विश्व भर में जो भी आपको देश हैं, सभी देशों में कभी न कभी झगड़ा होता है, जैसे रूस और अमेरिका में होता है। तो इसमें जो भारत जो है इस प्रकार से नीति अपनाता है जैसे वो विश्व भर में खुद को वो बचाए है न रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो शांति बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार से विश्व भर में लोगों को मोटिवेट भी करता है। एक समय ऐसा आया था कि आप सुने होंगे शीत युद्ध, हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो शीत युद्ध में जब आपका झगड़ा आपका हो गया तो भारत से कहा गया कि भारत किस खम्मा में जाएगा, यानी रूस के पक्ष जाएगा कि अमेरिका पक्ष जाएगा। तो भारत ने कहा कि ना तो देखो हम रूस में पक्ष में जाएंगे, ना तो हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे, दोनों झगड़ा करेगा तो हम किसी पक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन जब दोनों विश्व के कल्याण के लिए कोई कार्य करेगा तब हम उसके पक्ष में जाएंगे। रूस करेगा तो हम रूस के पक्ष में जाएंगे, झगड़ा करेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो जब ये ना तो भारत रूस में गया ना तो अमेरिका में गया, तो दुनिया भर का जो देश था वो भारत को कहा गुट निरपेक्ष। तो इस प्रकार का नीति ही कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। तो भारत जो है देखिए, तो जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जो गुट निरपेक्ष है वो बनाए है न रखता है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली संगठन है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसका पूरा नाम अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको UNO बोलते हैं, ठीक है। तो उसको पूरा समर्थन करता है। कौन करता है, तो प्यारे बच्चों कांग्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, नस्लवाद, संप्रदायवाद, इस प्रकार का जो भी है
कांग्रेस उसका क्या करता है तो खंडन करता है। क्या करता है तो खंडन करता है। तथा अन्य गैर सांप्रदायिक दलों, यानी कि गैर जैसा ही लग गया उसके उलट, यानी कि एक ऐसा दल जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा, उन सभी दलों के साथ सरकार क्या करेगी, यानी कांग्रेस क्या करेगी तो मिलजुल करके अपना सरकार बनाएगी। ठीक है, जैसे देखिएगा कि बिहार में भी आपका कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ मिला हुआ है कि नहीं। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है, सभी देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने हेतु राजनीतिक स्थायित्व पर बल देना। ठीक है, तो इस प्रकार का प्यारे बच्चों यह कांग्रेस का सिद्धांत है। कांग्रेस इसी सिद्धांत पर अपना कार्य करता है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी दो ही पार्टी है, एक जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। इसलिए इन दोनों का सिद्धांत आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मैंने आप सभी को कांग्रेस के तो बारे में मैं बता दिया, इसलिए प्यारे बच्चों अब हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत देखिए, हिंदुत्व की विचारधारा समर्थन करना, जिसका अर्थ, अब देखिए कांग्रेस का बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कहता है कि हम हिंदुत्व का विचारधारा का समर्थन करेंगे। क्या करेंगे तो हिंदुत्व का विचारधारा का समर्थन। हिंदुत्व का विचारधारा का मतलब यहां पर आता है, क्या आता है कि भारतीय जो भारतीय संस्कृति है उस आधार पर हम समाज को लेकर के चलेंगे और उसको लेकर के हम देश का क्या करेंगे तो देश का विकास करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रवादी जो धारा है उसको प्रबलित करेंगे। ठीक है, तो हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना। ठीक है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष पर बल देना। अब देखिए कांग्रेस कहा कि धर्मनिरपेक्ष पर हम बल देंगे और बीजेपी भी कहता है, यानी भारतीय जनता पार्टी भी कहता है कि हम भी धर्मनिरपेक्ष पर क्या देंगे तो प्यारे बच्चों बल देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। अब देखिए कांग्रेस जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रशंसा करता है, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करता है। सब चीज निजी कर दो। ठीक है, रेल निजी, बिजली निजी, पानी निजी, सब चीज निजीकरण। आप देख भी नहीं है कि जब से बीजेपी आए हैं वो निजीकरण का बढ़ावा दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका सिद्धांत ही है। ठीक है, निजीकरण का। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा आपका पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की नीति का आचरण करना। अब देखिए जो कांग्रेस था वो शांति व सुरक्षा बनाता था, अब ये भी कहता है, बीजेपी भी कहता है कि हम भी पूरे दुनिया में शांति व सुरक्षा कायम करेंगे, बनाएंगे, झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा शत्रु देश है, यानी कि जो हमको ढेला मारेगा हम उसको पत्थर मारेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कौन कहता है तो ऐसा आपको बीजेपी का सिद्धांत कहता है। ठीक है, लेकिन देखिए तो जो हमारा शत्रु देश जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया के प्रति कठोर रुख बनाएंगे। इसलिए देखिएगा कि पाकिस्तान हाल ही में जो हमला किया था तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। सर्जिकल का भी नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो देखिए बीजेपी आपका जो है वो हिंदुत्व विचारधारा का है, इसलिए जो हिंदुत्व देश है, ठीक है, भारत के अलावा जैसे नेपाल में 80% लोग हिंदू हैं। ठीक है, मॉरिशस में भी हिंदू है, जैसे देशों के साथ निकटतम संबंध वो बनाता है। कौन बनाता है तो बीजेपी। ठीक है, यानी बीजेपी का जो यदि बीजेपी का सरकार आएगा तो इन देशों के साथ वो क्या करेगा तो वो अच्छा संबंध बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका यह सिद्धांत ही है, इसी सिद्धांत पर वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सत्ता, सम्मान व समृद्धि के लाभ उपलब्ध होना, राजनीति के मूल भारित बनाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह 5 पॉइंट आपको हो गए भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको राजनीतिक नहीं देखना है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है ये सारा का सारा आपके बुक में से लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों राजनीतिक एक तरफ रखिए और पढ़ाई एक तरफ रखिए। ठीक है, प्यारे बच्चों चौथा आपका पॉइंट है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। यानी कि जो देखिए जो हमारा लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में देखिएगा तो नाना प्रकार का क्या है तो राजनीतिक दल है। यानी आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, एलजेपी है, वीआईपी है, हम है,
ढेर सारा क्या है, तो ढेर सारा पार्टी ही पार्टी है। बिहार में बात करिएगा तो छोटा मोटा पार्टी लगा करके 100 से ऊपर पार्टी है, बहुत बड़ा, लेकिन जो प्रचलित नाम है 5-6 नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना, बस आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक दल लोकतंत्र के पहिए हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को गति मिलती है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र को गति नहीं मिलेगा, यानी जब गति ही लोकतंत्र को नहीं मिलेगा तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये गति कैसे मिलता है, अब हम दूसरे पॉइंट में आपको बताते हैं। देखिए, राजनीतिक दल के द्वारा ही जनता के भावनाओं को इकट्ठा कर सरकार के सामने रखा जाता है। अब प्यारे बच्चों बताइए कैसे। अब देखिए होता क्या है कि मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए, तो आपको पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया, या मान के चलिए पूरे भारत में लॉकडाउन ओपन है, लेकिन बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो क्या किया, तो पूरे बिहार में लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन में बहुत को फायदा भी हुआ होगा, बहुत को घाटा भी हुआ होगा। अब खास करके प्यारे बच्चों, घाटा सबसे ज़्यादा घाटा किसका हुआ, तो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ जो प्राइवेट टीचर हैं, जो कोचिंग खोल करके बैठे हुए, उनका कोचिंग तो बंद हो गया। अब वो बेचारा 1 रुपया नहीं कमाता है, महीना गुजर गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब इनका स्थिति इतना खराब हो गया कि ये लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। हम जो छोटा मोटा जो दल है, जो पार्टी है, इसकी आगे और करके इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तब वो सरकार के सामने जा करके ये छोटे छोटे वो दल कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस लॉकडाउन में प्राइवेट टीचर को बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, तो लॉस लगा है, घाटा हुआ है, इसलिए राहत सामग्री कुछ किया जाए। अब देखिए इसका आवाज़ उठा कि नहीं उठा, इसको आवाज़ उठाने में राजनीतिक दल का भी भूमिका है, जो कि दल इस आवाज़ को लेकर के सरकार तक गया। ठीक है, तो इसलिए जो सरकार का, जो जनता का जो भी दिक्कत है, उन दिक्कत की बात को इकट्ठा करके राजनीतिक दल ही वो सरकार के सामने रखता है, तब जाकर के सरकार उसकी हित का कार्य करती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दल नहीं रहती तो सभी जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय होते। ठीक है, यानी जब पार्टी ही नहीं रहेगा तो कोई भी क्षेत्र से कौन बीजेपी से लड़ेगा, कौन कांग्रेस से लड़ेगा, सब कोई बेचारा अपना अकेले अकेले लड़ेगा। अब मान के चलिए मेरा घर है समस्तीपुर, ठीक है, अब हम जब पार्टी ही नहीं है तो हम अकेले गए, अकेले समस्तीपुर में लड़े और हम समस्तीपुर में जीत गए। अब हम क्या चाहेंगे, हम फिर से समस्तीपुर में जीतना चाहेंगे 5 बार, तो इसलिए हम जो भी काम करेंगे वो तो समस्तीपुर के लिए ही करेंगे ना जो भी नीति बनाएंगे वो समस्तीपुर के लिए ही बनाएंगे। तो इसमें समस्तीपुर का तो लाभ है, लेकिन पूरे बिहार का लाभ है, पूरे भारत का लाभ है नहीं ना। इसलिए निर्दलीय पार्टी वो अपने क्षेत्र का काम करेगी, ना कि देश का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, राजनीतिक दल नहीं रहती तो सभी जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय होते हैं और उनके द्वारा बनाए गए सरकार अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाती, ना कि देश के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट है राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक आवश्यक है। राजनीतिक दल ही देश के लिए भावी एवं वैकल्पिक निर्णय के पहिए, जनहित एवं देशभक्ति को ध्यान में रखती है। ठीक है, फिर अगर आप चेंज करके लिखिएगा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्या है, तो प्यारे बच्चों अति आवश्यक है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग 5वां पॉइंट पे आते हैं। हालांकि यह मैंने दीर्घ में आपको करा रखा है कि राजनीतिक दल बदल क्या है, लेकिन हम लघु से उलट यहाँ कुछ अलग हम लिखे हैं जिससे आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। आपका प्रश्न है राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय। देखिए बच्चों हुआ क्या था कि जो राजनीतिक पार्टी है, छोटा मोटा पार्टी, वो कभी जैसे मान के चलिए एक पार्टी का नाम लेते, पार्टी के नाम जीतन राम मांझी का तो आपने बिहार में नाम सुना होगा। ठीक है, जिसका पार्टी हम है, जीतन राम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम। अब देखिए जीतन राम मांझी जो है कभी बीजेपी में जाता है तो कभी नहीं, कभी लालू यादव में जाता है तो कभी नीतीश कुमार, यानी कभी इसमें कभी इसमें। तो इस प्रकार को ही हम लोग कहते हैं दल बदल। तो दल बदल का मतलब ये होता है जब कोई नेता, जब कोई विधायक या सांसद अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाए तो उसे हम लोग दल बदल कहेंगे, या उसमें ना जा करके निर्दलीय रह ले तो भी दल बदल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दल बदल का दीर्घ में हम इस प्रकार से उत्तर आपको लिखे हैं। ठीक है,
यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल का परित्याग कर निम्न में से किसी एक कार्य करे तो दल बदल बना जाएगा। इतना भर का छिट्टा भर का कहानी है, ठीक है। जैसे अपने दल को छोड़ने के बाद निर्दलीय बन जाना, ठीक है। उसके बाद अपने दल की बुनियादी नीतियों का लगातार विरोध करना, यानी कि अपने दल में है और खुद ही का नीति का विरोध करता है, फिर भी दल बदल कहलाएगा। दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना इत्यादि। तो इस प्रकार में से जो भी काम करेगा तो ठीक है, जो भी वो काम करेगा तब वो दल बदल कहलाएगा। ये तो दीर्घ के लिए मैंने आपको लिख दिया, लेकिन जब लघु में आएगा तो आपको किस प्रकार से लिखना है मैंने आपको वो भी बताया। जब कोई सांसद या विधायक अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में जाता है या निर्दलीय रहता है या अपना खुद का पार्टी बनाता है या दल में रहते हुए उस दल का विरोध करता है तो वही उसे हम दल बदल कहेंगे। ये तो हो गया। अब इस पर रोक कैसे लगाया जाए? तो प्यारे बच्चों, रोक लगाने के उपाय देखिए क्या है। देखिए, रोक लगाने के लिए उपाय आपका यह है कि दल बदल करने वाले सांसद एवं विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही उनकी संख्या कितने भी हो, यानी कि सदन में कितना भी रहे, ठीक है। दूसरा है, दल बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि जो दल बदल सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है, वह बाद में सरकारी एवं लाभ पद प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना अनिवार्य है, ठीक है। मंत्रिमंडल का आकार केंद्र एवं बड़े राज्यों में लोकप्रिय सदन की संख्या का 15% ही हो सकेगा। छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको दीर्घ में मैंने 5 प्रश्न आपको करवाया है। यदि इन 5 में MVVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं, यदि आप PDF फाइल में से आप लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, 70 61 50 45 52, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।